जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। कल जो है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई होगी और आज से आप लोग जो है वो फिर से अच्छे से तैयारियों पे लग जाइएगा। ठीक है, देखिए आर ओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। एग्ज़ाम या तो दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले सप्ताह में हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा और लगातार आप लोग पर डे चीज़ों को पढ़िएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे दृष्टि या ध्येय वालों के ले लीजिएगा, पीसीएस मंत्रा वगैरह हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग लगाइएगा, क्योंकि इतना सब आप करेंगे तो प्री आप लोगों का आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक, 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, या 566 ईस्वी से 597 ईस्वी तक, बताइएगा। तो देखिएगा, गुप्त वंश ने लगभग जो है वो 275 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, क्योंकि 275 ईस्वी में, ठीक है, किसने, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी, गुप्त वंश की नींव रखी। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक बना है, ठीक है, प्रथम शक्तिशाली शासक जो हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किसकी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की बेटा? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से 319 से 500 ईसा पूर्व, ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईसा पूर्व तक शासन किया था। स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, प्रवरसेन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बताइएगा। तो देखिएगा, 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन जो था वो बाकाटक वंश का राजा था, एक बाकाटक वंश, ठीक है, का राजा कौन था? प्रवरसेन प्रथम था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ में उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। ठीक है, इसी के साथ में जो प्रवरसेन द्वितीय था उसको साहित्य में रुचि थी, उसने सेतुबंध नाम की रचना की थी। किसने? प्रवरसेन द्वितीय ने। ये तो प्रवरसेन प्रथम है, जो प्रवरसेन द्वितीय था उसने किसकी रचना की थी? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक महान, या समुद्रगुप्त को, बताइएगा। तो देखिएगा, भारत का नेपोलियन जो था वो किसे कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था इनको? विंसेंट स्मिथ ने जो है वो समुद्रगुप्त कहा था। समुद्रगुप्त जो था वो कौन सा यंत्र बजाता था? तो बीड़ा बजाता था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था उसकी विजय मतलब और वीरता पर मुग्ध होकर जो विंसेंट स्मिथ थे उन्होंने इसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा।
किस एक राजा का नाम जो था वो क्या था, देवगुप्त था, बताइएगा। तो देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसका नाम क्या था, देवगुप्त भी था, ठीक है। इसी के साथ इसका नाम देवराज भी था, क्या था, देवराज भी था। इसका नाम देवश्री भी मिलता है, ठीक है। देवराज, देवश्री, ठीक है, देवगुप्त, ये सारे नाम किसके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते थे, विक्रमादित्य, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर फेमस हुआ कोई विक्रमादित्य के नाम से तो यही फेमस हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसी ने मेहरौली का जो स्तंभ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित था। इसी ने जो है वो शकों को भी हराया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका शासन रहता है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त, बताइए आप। तो देखिएगा जो प्रयाग प्रशस्ति है या जिसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखवाया गया था, अशोक के द्वारा। और ये सबसे पहले इसका ये मूलतः कहाँ पर था, तो कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर इसको कहाँ से लेकर आया था, इलाहाबाद में लेकर आया था। और इस पर किसकी जानकारी मिलती है, तो बेटा समुद्रगुप्त के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में यह सूचना प्रदान करता है, ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त के संधि विग्रह जो कौन थे, हरिसेन थे। हरिसेन ने संस्कृत भाषा में जो भी प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है उसे यही क्या कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। अच्छा, समुद्रगुप्त ने, ठीक है, एक तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था और इसी ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी, परम भागवत की उपाधि, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमी पुत्र सतकर्णी की, बताइएगा। देखिएगा जो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है तेजराम शर्मा, क्या नाम है बेटा, इतिहासकार तेजराम शर्मा, नाम याद रखिएगा। इतिहासकार तेजराम शर्मा की एक पुस्तक है ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज, उसमें उल्लेख किया है उन्होंने कि समुद्रगुप्त जो था उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथिव्यमा प्रथम वीर प्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। मतलब जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति में 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणाप्रथ के 12 राजाओं तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। 12 राज्य थे और 12 उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। लेकिन जो कौशल था उसके भी राजा का नाम मिलता है। तो कौशल के राजा जो थे उस समय उसका नाम क्या था, महेंद्र था। क्या नाम था बेटा, महेंद्र नाम था। अच्छा, समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए एक नीति बनाई थी उसको कहा था दक्षिण भारत के राज्यों के लिए नीति, जिसको कहते थे ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। और लेकिन जो उत्तर भारत था उसके लिए बनाई थी प्रभोष हरण, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये था दक्षिण भारत के जो राज्य समुद्रगुप्त के अधीन हो जाते थे तो उनको उनके राज्य वो वापस कर देता था अपनी अधीनता स्वीकार करने के बाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। कि दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन राजा थे और उनके कौन कौन से राज्य थे, ठीक है। दिख रहा है ना सही से कि धनंजय कहाँ का राजा था, नीलराज कहाँ के थे, उग्रसेन कहाँ के थे और विष्णु गोप कहाँ के थे।
बताइएगा। तो देखिएगा, जो धनंजय थे वो थे कुस्तलपुर के, कहाँ के, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, जो नीलराज थे वो अवमुक्त के राजा थे। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा। उग्रसेन जो थे वो पालक्का के राजा थे, तो सी का 4 हो जाएगा। और विष्णु गोप जो थे वो कहाँ के राजा थे, तो कांची के राजा हो जाए। ठीक है, तो 3 1 4 2 सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 3 1 4 2 किस में है, 3 1 4 2 जो है वो ऑप्शन सी में है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो होता है रामगुप्त, उसका बड़ा बेटा कौन, रामगुप्त, गद्दी पर बैठता है। लेकिन रामगुप्त जो होता है ना, वो एक सक्षम राजा नहीं होता, क्योंकि शक उसका आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो आक्रमण करने की वजह से वो क्या हो जाता है, डर जाता है, तो सक्षम नहीं होता है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है ना, वो रामगुप्त की हत्या करता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और रामगुप्त की ही पत्नी, क्या नाम होता है, ध्रुव देवी, क्या नाम है, ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है और शकों पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, वो इन्हीं की प्रेम कहानी के ऊपर है, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी की। कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? किसने प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने या भानुगुप्त ने? बताइएगा, किसने जो थी वो हूणों पर विजय प्राप्त की थी? बताइएगा। तो देखिएगा, हूणों का पहला आक्रमण, ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो हूणों का प्रथम आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और उसने हूणों को इतने भयंकर तरीके से पराजित किया, ठीक है, कि हूण उस समय स्कंदगुप्त के समय में तो चले गए थे। ठीक है, उसके बाद में जैसे हूणों का एक राजा था जो कि संस्थापक भी कहा जाता है, तोरमाड़। फिर उसका बेटा आता है मिहिर कुल, बड़ा क्रूर टाइप का राजा होता है। ठीक है, हालांकि उसको भी एक गुप्त राजा आगे पराजित करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा, स्कंदगुप्त जब तक जीवित रहता है हूण जो होते हैं वो बिल्कुल भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसकी मृत्यु के बाद कई उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर जो है वो अपना कब्जा कर लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त को? बताइएगा, किसको जो है वो शक विजेता कहा जाता है? तो देखिएगा, गुप्त सम्राट जो था क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि इसने अंतिम शक राजा जिसका नाम क्या था, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और पश्चिम भारत से शक सत्ता को हटा दिया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी जिसको कहा जाता था शकारी। क्या कहा जाता था, शकारी, शकों का नाश करने वाला या शकों का दुश्मन। और इस उपलक्ष्य में, मतलब इनको सबको जीतने के बाद में, क्योंकि इसने एक चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए जिनको रुपयक कहा गया। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए जिसको क्या कहा गया था, रुपयक कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो मैंने अभी बताया कि इसने क्या किया, शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के बाद में इसने उपाधि धारण की शकारी।
ठीक है। और इस खुशी में इसने जो है वो अपनी जनता में चांदी के सिक्के जारी किए, और चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? रुपयक कहा गया। क्या कहा गया? चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? रुपयक कहा गया। तो सही आंसर इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? बताइएगा किसके शासनकाल में जो है वो कौन आया था? फायान आया था। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, रामगुप्त या श्रीगुप्त? तो देखिएगा श्रीगुप्त कौन था? तो अभी मैंने बताया गुप्त वंश का संस्थापक था। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान जो था वो आया था और उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम से मदसौर अभिलेख संबंधित है क्या? पतिक से तक्षशिला अभिलेख संबंधित है? प्रभावती गुप्ता से उदयगिरी गुहा अभिलेख संबंधित है? या समुद्रगुप्त से एरण अभिलेख संबंधित है? बताइएगा। तो देखिएगा कुमारगुप्त प्रथम जो था उससे मदसौर अभिलेख संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पतिक से तक्षशिला अभिलेख संबंधित था, ये भी सही है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वह प्रभावती गुप्ता से नहीं बल्कि किससे संबंधित था? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। तो सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और समुद्रगुप्त से एरण अभिलेख संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख, शोहगरा अभिलेख, सुपिया अभिलेख या एरण अभिलेख? तो देखिएगा किस अभिलेख को जो है वो प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? तो देखिएगा दसपुर अभिलेख जो है इसको क्या माना जाता है? प्रथम विज्ञापन के तौर पर अभिलेख जाना जाता है। और इस अभिलेख का एक अन्य नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं मदसौर का अभिलेख। किस नाम से जानते हैं? मदसौर अभिलेख। ठीक है, और यह किससे संबंधित है बेटा? तो मैंने अभी बताया, बिल्कुल कुमारगुप्त प्रथम से यह संबंधित है। ठीक है, और यह रेशम व्यापारियों का दसपुर में आकर बस जाने का वर्णन है इसमें। ठीक है, किसका? रेशम व्यापारियों का। किससे संबंधित है? रेशम व्यापारियों से भी संबंधित है ये, क्योंकि रेशम व्यापारी जो थे वो कहाँ बस गए थे? आके लाट देश से आए थे और कहाँ पर बस गए थे? आके दसपुर में बस गए थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर राजा हैं और इधर राजा की पत्नियों के, रानियों के नाम हैं। तो आप लोगों को सही मिलान करना है कि कौन सी रानी किससे संबंधित है। चंद्रगुप्त दत्ता देवी, समुद्रगुप्त कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी या कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जो चंद्रगुप्त था उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो पहला वाला चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली राजा था, उसकी पत्नी का नाम था बेटा कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी था। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था बेटा दत्ता देवी, तो बी का हो जाएगा 1। सी जो था चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसकी पत्नी का नाम था कुबेर नागा, हालांकि ध्रुवस्वामिनी भी थी, ध्रुव देवी। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 2। और डी जो है कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो अनंत देवी था, तो डी का हो जाएगा 4। 3 1 2 4। ठीक है, मिला लीजिएगा। ठीक है, सही से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, बड़ोच, कल्याण या काम्बे? बताइएगा।
तो देखिए गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार होता था वो किस पत्तन से होता था? वो ताम्र लिप्ति से होता था। और ये ताम्र लिप्ति कहाँ था? बंगाल में। जो भी उत्तर भारत का क्षेत्र था उसमें व्यापार जो होता था वो ताम्र लिप्ति बंदरगाह से होता था। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता पश्चिम भारत का, ठीक है, पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था वो भड़ोच था, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते थे, भृगु कच्छ। और ये कहाँ पर था? गुजरात के अंदर था। और इसी बंदरगाह से जो पश्चिमी देश थे उनसे भी व्यापार होता था। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों को ए ऑप्शन मिल जाएगा कि जो भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया से, चीन से, श्रीलंका से, जावा से, सुमात्रा से आदि जो होते थे वो बंगाल के ताम्रलिप्ति से होता था। लेकिन जो पश्चिम भारत के देश होते थे जैसे कि पूर्व एशिया, ये सब कहाँ से होते थे? तो ये सब भड़ोच से होते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन हालांकि कल्याण भी गुप्त काल का ही बंदरगाह था, कॉम्बे भी गुप्त काल का ही बंदरगाह था। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाता उपयुक्त सभी तो 4 के चारों हो जाते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। बताइएगा। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा थी इसमें, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में थी। बताइएगा। तो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन बताया था, और उन्हीं का नाटक था, क्या नाम था जिसका? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसी समय जो उनके राज दरबार में द्रव्य संधियाँ होती थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक के लेखक थे महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य या कालकाचार्य? बताइएगा। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? 9 रत्न रहते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भास्कराचार्य। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लीलावती, और यह किस विषय से संबंधित थी? तो गणित विषय से संबंधित थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया या स्थित था उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिप्ति में या पाटलिपुत्र में? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीनी यात्री फायान जो था वो गुप्त काल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था ये भी बताइएगा। तो चीनी यात्री जो फायान था वो किसके शासनकाल में यहाँ आया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा, कोई भी गलत ना करें। ठीक है, तो जब ये यहाँ आया तो उसने एक उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र जो था वो धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना करवाई थी, जहाँ निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ पर देश भर से जो थे वो रोगी इलाज के लिए आते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था कारसापण, दीनार, निष्क या सुवर्ण? तो देखिएगा, गुप्त काल में जो है वो स्वर्ण मुद्राओं को बेटा क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और चीनी यात्री फायान के अनुसार जो दैनिक क्रय विक्रय में किसका प्रयोग किया जाता था? दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग। इसके साथ में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था या रूपक कहा जाता था, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कौन सा फेमस था, तो राजस्थान के भरतपुर का बयाना, जहाँ पर गुप्त काल के सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से। तो देखिएगा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि यह अभिलेख जो है वो 510 ईस्वी का है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपराज, ठीक है। गोपराज नामक सेनापति की, ठीक है, गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है, स्त्री के सती होने का उल्लेख है, ठीक है। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से एक सूची मिलानी है। सम्राट हैं और सम्राट के जो हैं उनकी क्या उपाधियां थी, ठीक है। अशोक की क्या थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की और स्कंदगुप्त की। बताइए। तो देखिएगा, अशोक को क्या कहते थे? तो अशोक को कहते थे, कल भी मैंने बताया था, अशोक को कहते थे प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी भी कहते थे। समुद्रगुप्त को जो है वो परम क्रमांक कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते थे और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहते थे, ठीक है। सही आंसर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसमें मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। अगला है कि किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था, अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा, वह भूमि जिसको जोता नहीं जाता था उसको अपरहत भूमि कहा जाता था गुप्त काल में, और यह गुप्त काल में राजस्व व्यवस्था का एक पद था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बात पूछी जाए कि गुप्त काल में सार्तवाह किसको कहा जाता था, तो जो वैश्य वर्ग होता था उसको सार्तवाह कहा जाता था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पर जो है वो भूमि कर को, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि उद्रंग क्या था? तो एक भूमि का कर था, ठीक है। और भू राजस्व की दर कितनी थी? भू राजस्व की दर जो थी वो 1/6 थी। याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याबाप तथा द्रोणाबाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याबाप तथा द्रोणबाप जो हैं वो भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था और ये अलग अलग क्या थी? इकाइयाँ थी। कुल्याबाप, द्रोणबाप, अधबाप, ठीक है। एक और भी थी जिसका नाम तो क्या था? अधबाप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को? तो देखिएगा, गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को क्या की जाती थी? भूमि दान दी जाती थी, और इस भूमि दान को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। इस भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। और ऐसी भूमि सभी प्रकार करों से मुक्त होती थी। इनके ऊपर जिसको मिलती थी उसका पूर्ण स्वामित्व होता था, ठीक है। और इस भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य होता था कि धार्मिक और शैक्षणिक होता था, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणों को अगर भूमि मिलेगी या मंदिरों को मिलेगी तो उसी समय गुरुकुल वगैरह ये सब चीज़ें चलती थी। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे बिदक भागम, हिरण्य, उदरंग या उपरनिका? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर होता था उसको कहते थे बिदक भागम। क्या कहते थे? बिदक भागम कहते थे, या एक और नाम मिल जाता है उदक भागम।
क्या मिल जाता है? उदक भागम। हिरण्य जो था वो मैंने कल परसों पढ़ाया था कि मौर्य काल का कर था, ठीक है, मौर्य काल में जो नगद कर था। इसके साथ में जो उदरंग था या उदरंग, अभी मैंने पढ़ाया था कि ये क्या था, एक गुप्त काल में क्या था, भूमि कर था, ठीक है। और भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि ऊपर निका भूमि जो थी वो स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से यह एक टैक्स लिया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों के उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। बताइएगा। तो देखिएगा तीसरी शताब्दी में जो था वो वारंगल जो था बेटा वो लोहे के यंत्रों के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। देखिएगा घंटाशाला, कदूरा, चोल जो थे वो गुप्त काल के सबसे बड़े बंदरगाह शहर थे जिनसे विदेशों से व्यापार होता था। तो सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा घंटाशाला और कदूरा पूर्वी तटीय शहर थे और जो चोल थे वो पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बताइएगा। देखिएगा ये अंतिम प्रश्न है और अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है भैया तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इसके साथ में आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट भी करके जाइएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो खत्म हो जाने के बाद में एक कमेंट करिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हूण शासक मिहिर कुल को जो है वो किसने पराजित किया था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोधर्मन नाम था। इसने जो थे वो हूण शासक मिहिर कुल, और मिहिर कुल कौन था? तो तोरमाड़ का पुत्र था। किसका था? तोरमाड़ का पुत्र था। इसको किसने पराजित किया था? यशोधर्मन ने पराजित किया था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा ये हमारे आज के प्रश्न थे। अब कल हम लोग जो है अभी गुप्त काल के कुछ प्रश्न बचे हैं और गुप्तोत्तर काल जैसे बाकाटक वंश ये सब संबंधित प्रश्न जो होंगे उनको हम लोग कल समाहित करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी लोग बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ में एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर करिएगा जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जो है वो सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में बाद में बताइएगा। बाकी वीडियो जैसी लगी हो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल रात के 9 बजे अपनी अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।